नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से आ रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से धनबाद थर्रा गया है। बीजेपी और जेएमएम समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष की खबर है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश में जमकर गोलीबारी हुई है। कई थानों की पुलिस के साथ बाघमारा डीएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मधुबन थाना क्षेत्र के फुलारी टाड़ खटाल की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता मौजूद हैं फोन लाइन पर। संजय, इस वक्त अपडेट क्या है और किन वजहों से गोलीबारी हुई सरेआम? फिलहाल तो ये जो धनबाद जिला के ये मधुबन थाना क्षेत्र है, हमेशा से ही शाम के समय में गोलियों की तड़तड़ाहट से जो अपडेट होते रहती है, और आज भी यही हुआ है। देर शाम जो है यहाँ तो दो पक्षों में गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष जेएमएम के कारू यादव के लोग हैं, दूसरे पक्ष जो है बाघमारा विधायक ढुल्लू मातो के लोग हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोयले की जो अवैध यहाँ पर चलती है कारोबार, उसको लेके भी होती है। यहाँ डेको आउटसोर्सिंग चलती थी, वहां से भी कोयले। और यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा, विधायक पक्ष के द्वारा कहा गया है कि जो ढुल्लू मातो का हम लोग समर्थक और कारू यादव जो सरंगारी मांगते हैं, ये बातें भी कुछ सामने आ रही है। और सूचना मिलने के बाद यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस जो है सो मौके पर पहुंच गई, और पूरी जो इलाका है ये पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बाद में फिर डीएसपी में आई, और वो भी जो है तो इस मामले में पूरे पूछताछ की। घायल भी दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग लगभग हुए हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुपेश हत्याकांड में एक बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ चल रही है रुपेश हत्याकांड में। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। अब इसमें पूछताछ चल रही है। 2 बिल्डर और एक जमीन कारोबारी से पूछताछ हो रही है। 5 अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में 6 अधिकारी समेत 15 सदस्यीय टीम शामिल है। एसआईटी का दावा है कि 3 दिनों से सही दिशा में जांच चल रही है और जल्द हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का एसआईटी ने दावा किया है। इनमें 5 में से 3 संदिग्ध पटना के हैं। कई सबूत भी मिलने का दावा किया गया है। 3 दिनों से शास्त्री नगर के कुछ इलाकों में घूम रही एसआईटी और उसी आधार पर जमीन कारोबारी और बिल्डर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब तक समय बहुत बीत चुका है, लेकिन क्या ये जांच अब आखिरी पड़ाव पर है, हम ये माने? देखिए, इस पूरे मामले में पटना पुलिस की भले ही फजीहत हो चुकी है, जिस तरीके से आधिकारिक बयान सामने आए थे, इसलिए पुलिस अधिकारी कैमरे पर या फिर ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बता रहे। लेकिन एसआईटी के सोर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस पूरे मामले में 2 बिल्डर और एक जमीन कारोबारी सहित 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है, और कई जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं वो पुलिस को मिले हैं। 15 सदस्यीय टीम जो है, उसके अलावा 6 पुलिस अधिकारी हैं आईपीएस लेवल के, ये लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जो एविडेंस मिले हैं उससे अब कम से कम पुलिस अधिकारी संतुष्ट है, क्योंकि अब तक पुलिस के अधिकारी केवल यही कहते थे कि गॉड हेल्प अस, यानी वो केवल कह सकते हैं कि अंधेरे में तीर चला रहे थे। लेकिन अब जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाती हुई नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों में जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। अभी तक जिस थ्योरी पे पुलिस काम कर रही है, अगर वो सब सही रहा तो पुलिस 3 से 4 दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। सवाल है कि डीजीपी ने फिर किस थ्योरी की बात कही थी कि पार्किंग ठेका या ठेकेदारी के विवाद में हत्या की संभावना है? देखिए, पुलिस अधिकारी जहां तक कारणों की बात है तो कारणों के संदर्भ में वो कुछ भी खुलासा करने को तैयार नहीं कि किस कारण से हत्या की गई है। लेकिन इतना तय है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो लाइनर था उसको, वो पुलिस की गर्दन उस तक पहुंच चुकी है। जो शूटर है पुलिस उनको पकड़ते हैं, इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। किस साजिश के तहत ये हत्या करवाई गई है, पुलिस वहां तक भी पहुंच गई है। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और हमें इंतजार करना होगा जिस दिन आधिकारिक तौर पे पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा खाका लगभग तैयार हो गया है। मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल होने वाले कुछ नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार, संभावित चेहरों पर हो चुकी है चर्चा। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है।
चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर बातचीत भी हो चुकी है। जिन नामों पर चर्चा है उसमें बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन, एमएलसी सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, भागीरथी देवी, नीतीश मिश्रा, प्रमोद कुमार, राणा रणधीर, कृष्ण कुमार ऋषि, संजय सिंह, नीरज कुमार बबलू और विधायक नितिन नवीन का नाम शामिल है। हालांकि इन नामों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। वहीं सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रहे हैं। हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलंब नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ नहीं है, सबका दोनों लोगों साथ में ही हम सभी लोगों का जो है नाम है और जो है उसमें जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ सत्ता के खातिर सरकार का काम रुका हुआ है। बिहार का जो है काम रुका हुआ है और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू की तरफ से फिलहाल किसी भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस में कलह थम नहीं रहा। जब से भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस प्रभारी बने हैं, कई बार कांग्रेसियों में हाथापाई हो चुकी है। पटना और गोपालगंज के बाद आज बक्सर में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह थम नहीं रहा। एक बार फिर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वहां मौजूद थे। विधायक संजय तिवारी और युवा कांग्रेस नेता पंकज उपाध्याय के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। माहौल बिगड़ते देख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसलिए एक संगठन, एक समूह में एक दो व्यक्ति कुछ कह दे, उस समूह की बात नहीं बनता है। ये समझ लें। विसंगतियों को दूर करने का प्रयास होगा ना? बिल्कुल प्रयास होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, सबको एक होकर चलें और डिसिप्लिन को एनफोर्स करेंगे। आने वाले दिनों में डिसिप्लिन एनफोर्स होगा। नहीं, हम तो बाद में आए, हम तो रूम में थे, भीड़े। ठीक है, जो भी बात हुआ ये नहीं होना चाहिए, और अगर होना, बात कोई अलग नहीं थी, बात जो हो रही थी उसको शालीनता से भी किया जा सकता है। इससे पहले आरा, गोपालगंज और पटना में भी कांग्रेसियों ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में हंगामा किया था। नेता बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये साफ लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में ना तो अनुशासन है और ना ही बड़े नेताओं के लिए सम्मान। लगातार हंगामे और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई से आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। जगदेव प्रसाद की जयंती पर नालंदा में कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के जरिए कुशवाहा समाज ने एकजुटता दिखाई है और इसी तरीके से समाज का विकास होगा। अभूतपूर्व संख्या में आज पूरा कुशवाहा समाज यहाँ मौजूद है। वह बताता है कि स्वर्गीय जगदेव जी ने जिस कार्य के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और जिसके लिए बलिदान दिया, उसकी सीख आज बिहार के हर गांव और हर बच्चे के पास है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। यहां शराब पीना और बेचना दोनों मना है, लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें आई हैं वो शराबबंदी की पोल खुल रही हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है।
खेत में शराब के गैलन, गड्ढे में कच्ची शराब, जमीन के अंदर शराब। ये देखकर कौन कहेगा कि बिहार में शराबबंदी है? कौन कहेगा कि बिहार में शराब बेचने और पीने पर पूरी तरह से पाबंदी है? लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर दियारा इलाके की हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान खेत से अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चालाकी से अवैध शराब बनाई जा रही थी। लेकिन अफसोस कि यहां से पुलिस एक भी तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने शराब बनाने के कच्चे माल और भट्टियों को नष्ट कर दिया है। अब जरा लखीसराय की तस्वीर भी देख लीजिए। नक्सल प्रभावित इलाके में देशी शराब का गोरख धंधा उद्योग की शक्ल लेता जा रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर भट्टियों को ध्वस्त करने का दावा तो करती है, बावजूद इसके देसी शराब बनाने का धंधा बदस्तूर जारी है। लखीसराय पुलिस ने यहां से 70 लीटर देसी शराब, 750 किलो जावा महुआ को जब्त किया है। यहां भी पुलिस के हाथ एक भी तस्कर नहीं लगे। जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन इस बार मिनी गन फैक्ट्री शहर, गांव या दियारा इलाके में नहीं बल्कि जंगली एरिया में मिली है, जो हैरान करता है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध मिनी गन फैक्ट्री में कारीगर का काम करते थे। पकड़े गए ये अर्धनिर्मित पिस्टल अगर बनकर तैयार हो जाते तो क्या होता? ये पिस्टल अगर अपराधियों तक पहुंच जाते तो क्या होता? समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने ऋषिकुंड जंगल में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। मुंगेर पुलिस और जमालपुर एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ऋषिकुंड जंगल से 5 अर्धनिर्मित हथियार, मैगजीन, बैरल के साथ हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं। ऋषिकुंड जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होना अपने आप में हैरान करता है, क्योंकि अवैध रूप से हथियार बनाने वाले गिरोह ने जंगल की ओर रुख कर दिया है। क्योंकि जंगली इलाकों में पुलिस की गश्ती ना के बराबर होती है। इसी का फायदा उठाकर गन फैक्ट्री चलाने वाला गिरोह अब जंगल को अपना नया ठिकाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि हथियार बनाने वाले गिरोह और नक्सलियों का नया नेक्सस जंगल की आड़ में पनपने लगा है। अगर ऐसा है तो ये बेहद खतरनाक संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पटना में शराब तस्करी के मामले में हाई प्रोफाइल युवतियां भी शामिल हैं। पटना पुलिस ने ऐसी एक युवती को गिरफ्तार किया है, जो स्कूटी से शराब की तस्करी करती थी। पकड़ी गई लड़की का नाम बुलबुल है, जो अपने भाइयों के साथ किराए के मकान में रहती थी और स्कूटी से शराब की होम डिलीवरी करती थी। शराब तस्करी के मामले में पटना पुलिस ने अब तक न जाने कितने तस्करों को गिरफ्तार किया होगा, लेकिन पिरबहोर थाने की पुलिस ने इस स्कूटी के साथ एक युवती को गिरफ्तार किया है। इस स्कूटी का नंबर आप देख सकते हैं BR01C R3501। ये जो युवती है, इसका नाम बुलबुल बताया जा रहा है और सूत्रों की माने, जो पुलिस सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अपने भाइयों के साथ बुलबुल शराब की तस्करी करती थी। इसी स्कूटी के डिक्की में वह शराब की छोटी छोटी 18 बोतलें लेकर जा रही थी और सड़क पर ही बेचने के दौरान वह पिरबहोर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। स्कूटी की जो डिक्की होती है उसी में छोटा छोटा 180 ml वाला छोटा छोटा बोतल अंग्रेजी शराब का रखी हुई थी, जिसको वो ग्राहकों को सप्लाई करती थी। उनकी स्कूटी और 18 बोतल शराब के साथ दोनों को जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस पूरे मामले में जो नेटवर्क है उसको खंगालना पुलिस के लिए एक चुनौती है और निश्चित तौर पर इस तरीके से इस मामले के खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि शराब के धंधे में कोई भी शामिल हो सकता है, और वो भी जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की हो। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बुलबुल के भाइयों को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी दबिश बढ़ाई है और पुलिस अधिकारियों की माने तो इस धंधे में जो लोग बुलबुल के साथ शामिल थे उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 60 साल की सरकारी नौकरी खत्म होने के बाद सक्षम कर्मचारियों को सरकार संविदा पर सेवा ले सकती है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआईसी समेत अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही संविदा पर नौकरी के पश्चात मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि भी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही स्नातक पास करने वाली युवतियों को मिलने वाली राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। आज विभिन्न विभागों में जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनकी सेवा से संबंधित जो अनुशंसा थी, उसको मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। देखिए अभी क्या हो रहा है, इसमें कुछ एक चीजों को स्पष्ट किया गया है। तो अभी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जो नियमित कर्मी हैं, उनसे भी संविदा के रूप में सेवा उनकी प्राप्त ली जा रही है। तो उनके लिए ये निर्णय हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई ईपीएफ या ईएसआईसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं। और सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित जो संविदा कर्मी हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं और किसी भी कारणवश उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उनको 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, तो वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। अब पटना प्रमंडल में अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। बढ़ती आपराधिक मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है और इसके लिए 31 मार्च तक की तारीख दी गई है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम इसकी निगरानी करेगा। निगरानी समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने पूरे प्रमंडल में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। यह निर्णय लिया और एक समय भी दिया है कि 31 मार्च तक जितने भी पटना में अपार्टमेंट, पटना के हमारे सारे प्रमंडल में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, उन सभी अपार्टमेंट्स में सीसीटीवी लगना अनिवार्य होगा। और साथ ही अगर पहले के सीसीटीवी लगे हुए हैं और ख़राब है, तो 28 फरवरी तक उसको वो ठीक करवा ले। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय थाने की टीम के द्वारा 15 दिनों के बाद इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा और उस इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा जाएगा कि सीसीटीवी कार्यरत है या नहीं है। बिहार में 10 फरवरी तक पहले फेज के कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू होगा। दूसरे फेज में सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि पटना जिले में तैयारी पूरी कर ली गई है और 70,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। बिहार में पहले फेज के कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य 10 फरवरी तक ही रखा गया है। ऐसे में दूसरे फेज को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। पटना जिला की क्या तैयारी है, सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह से ही जानेंगे। मैडम, कब तक ये लक्ष्य जो है आप लोगों का पूरा हो रहा है और दूसरे फेज को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? प्रथम चरण के लक्ष्य के लिए पूर्व में 10 फरवरी तक का डेट दिया गया था, लेकिन हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में हमें कहा गया है कि 5 तारीख तक हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है और जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं सभी का इम्यूनाइजेशन 5 फरवरी तक हमें ख़त्म करना है। उसके लिए हम हर पीएससी को हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बताया कि आप अपना जो है प्लानिंग बना लीजिए और डिस्ट्रिक्ट को भेज दीजिए कि किस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। लेकिन पहले फेज का जो वैक्सीनेशन खत्म हो रहा है, फीडबैक कैसा मिल रहा है? अभी फीडबैक अच्छा ही मिल रहा है। लोग जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रभारी लोग, कि मैक्सिमम जो है वैक्सीनेशन हो जाए और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीकाकरण ही जो है कोविड से बचाएगा। पटना में गंगा के किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण संबंधी याचिका खारिज करने वाले एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए अतिक्रमण करने वाले विस्तृत विवरण की जांच किए बिना यह आदेश पारित किया। पटना के मैदानी इलाकों और उसके आसपास यानी कि उसके किनारे पर अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, जल संसाधन मंत्रालय और तमाम एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल इस पूरे मामले में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि पटना में गंगा नदी के किनारे अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी को तो नुकसान हो ही रहा है बल्कि उसके आसपास के इलाकों को भी काफी नुकसान और उसके साथ साथ पर्यावरण का वायलेशन किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। ये याचिका फिलहाल सबसे पहले एनजीटी में दाखिल की गई थी, लेकिन एनजीटी से फिलहाल इस पूरे याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा गया कि इस मामले में सुनवाई का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के इसी फैसले को चैलेंज किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ये बताया कि एनजीटी ने तमाम रिपोर्ट्स को कंसीडर नहीं किया, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना बेहद जरूरी है। पटना के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत तमाम एजेंसियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। गया के नक्सल प्रभावित इलाके डुमरिया में सीआरपीएफ की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच सामान बांटे गए, साथ ही 3 नए बैरक का उद्घाटन भी हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि सीआरपीएफ की वजह से इस इलाके में शांति आई है और अब कोई डर नहीं है। वहीं सीआरपीएफ की डीआईजी ने कहा कि नक्सली संगठन से जुड़े लोग सरेंडर कर रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि सब कृपया मंच पर आ जाएं। बहुत खुश हैं हम लोग और चाहते हैं कि इससे सीआरपीएफ आने से बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है। रात में निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये सामान हम लोगों को किट मिला है, क्रिकेट का। भारत सरकार के एसआरई के तहत कुछ हमें बजट प्राप्त हुआ था, उसके तहत 3 बैरकों के निर्माण का उद्घाटन और इन्हें जवानों को समर्पित करना, इसके साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों से बेहतर संबंध स्थापित रखने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत विभिन्न सामग्रियों का वितरण जैसे कंबल, रेडियो, शॉल, बर्तन इत्यादि का वितरण किया गया है। खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 16 जनवरी का बताया जा रहा है, जिस दिन कोविड का टीकाकरण शुरू हुआ था। तस्वीरें सदर प्रखंड ऑफिस की बताई जा रही हैं। भोजपुरी गीत पर अस्पताल प्रभारी श्रवण पासवान आशा कार्यकर्ता के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने भी उनका हौसला बढ़ाया। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।